हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर यूनिक मस्ती में। देखते हैं 25 जीके जीएस क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी के लिए, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मॉस्को किस नदी के किनारे स्थित है? सिकियांग, डेन्यूब, सीन, मस्कोवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मस्कोवा। मस्कोवा नदी के किनारे क्या है? मॉस्को। मॉस्को किसका राजधानी है? रूस का। याद रखेंगे, रूस का राजधानी मॉस्को है। और यह किस नदी के किनारे है? तो मस्कोवा। सीन किसके कौन सा शहर है? तो सीन पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे है। डेन्यूब, डेन्यूब जो है बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के किनारे है। यह बुडापेस्ट किसका राजधानी है? तो हंगरी का। याद रखेंगे, हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट। सिंकियांग जो है वो चीन का शहर ग्वांगझू जो है ग्वांगझू शहर के किनारे थी। सिकियांग जो है ग्वांगझू शहर के किनारे है। याद रखेंगे, सीन नदी पेरिस के किनारे, मस्कोवा मॉस्को, डेन्यूब बुडापेस्ट और सिकियांग ग्वांगझू नदी ग्वांगझू शहर के किनारे है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं किसके द्वारा? तो लोकसभा द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? संसद द्वारा। किसके द्वारा आप हटा सकते हैं? तो संसद के द्वारा। 21 अनुच्छेद में ये भारत के हटाने का महाभियोग का लिखा गया था। अनुच्छेद आर्टिकल 61 के अनुसार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। हटाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। कितना दिन पहले? ये पूछा गया है 14 दिन पहले। ये महाभियोग मतलब हटाने का, राष्ट्रपति हटाने का जो लिया गया है, राष्ट्रपति हटाने का जो अनुच्छेद लिया गया है, जो नियम लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से, यूएसए के संविधान से लिया गया महाभियोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, वेद और उपवेद का मिलान करें। बोल रहा है सही जोड़ा का मिलान करें। वेद एक तरफ वेद है, दूसरी तरफ उपवेद है, तो कह रहा है सही जोड़ा का मिलान करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद धनुर्वेद का, यजुर्वेद जो है धनुर्वेद उपवेद है इसका। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है और शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। मतलब वो सामने सामने वाला ही वो सारा करेक्ट है। तो आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का, धनुर्वेद, यजुर्वेद का, गंधर्व वेद सामवेद का और शिल्प वेद अथर्ववेद का। आप लोग समझ गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल से भयभीत होना कौन सा फोबिया होता है? मतलब जल से डरना एक तरह का बीमारी होता है। वह कौन सा बीमारी कहा जाता है? पायरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एंथोफोबिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। जल से जो डरता है उसको हाइड्रोफोबिया बीमारी माना जाता है। पायरोफोबिया कहते हैं जो आग से डरता है, जो आग से डरता है उसको पायरोफोबिया बोलते हैं। एक आपका एंथोफोबिया जो फूल से डर लगता है, जिसको फूल से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एंथोफोबिया। पुष्प मतलब फूल से जो डरता है उसको एंथोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जल से जो डरता है, पायरोफोबिया जो आपका आग से डरता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण होते हैं? कौन कौन होते हैं? यहाँ कान नहीं होगा। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। निम्न कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ओनली, केवल या तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नाभिक में क्या रहता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक के बाहर कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? जीरो। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यह आवेश रहित होता है। और जो प्रोटॉन के संख्या को परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, क्रमांक संख्या भी कहते हैं, परमाणु क्रमांक संख्या बोलते हैं। किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन रहता है उसका वही परमाणु क्रमांक संख्या कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन है धर्म, राष्ट्रपति, संसद, संविधान। तो सबसे ऊपर किसको माना जाएगा भारतीय राजनीति में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। इसका राइट आंसर क्या है? संविधान जो है भारतीय राजनीति में सबसे ऊपर माना गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब हो गया ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पेरिस, जिनेवा, लंदन, द हेग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? द हेग में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। द हेग कहाँ पर है? याद रखेंगे, नीदरलैंड। द हेग आपका कहाँ है? नीदरलैंड में। इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं इसमें। कुल कितना न्यायाधीश? 15 न्यायाधीश। 15 न्यायाधीश। इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। याद रखेंगे, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 9 वर्ष तक का होता है। यहाँ का आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंच, एक फ्रेंच भाषा बोला जाता है, एक इंग्लिश। यहाँ का जो कोर्ट का सुनवाई होता है, यहाँ का आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी और फ्रेंच। और ये इसका स्थापना कब हुआ है? ये भी याद रखेंगे, 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1945 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने विभाजन 72 वर्षों के बाद सिख श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा चोला साहिब खोला। यह पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं कि 2 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने विभाजन के 72 वर्ष बाद एक सिख श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा चोला साहिब खोला गया। यह पाकिस्तान के किस जिला में है? जो गुरुद्वारा चोला साहिब है ये पाकिस्तान में है। तो इंडिया के जो सिख धर्म के लोग हैं वहाँ पर अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए 72 वर्ष के बाद पाकिस्तान ने खोला। तो ये पाकिस्तान के किस जिला में है? झांग, गुजरात, झेलम या कसूर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये पंजाब प्रांत के झेलम। पंजाब जैसे अपना इंडिया के पंजाब प्रांत है, उसी तरह पाकिस्तान के भी पंजाब प्रांत है। तो पाकिस्तानी प्रांत का पंजाब प्रांत का जो जिला है, कौन सा जिला? झेलम जिला। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? मतलब उनका मानने वाला। महावीर का प्रथम अनुयायी मतलब फॉलो करने वाला, मानने वाला। जामिल, यशोदा, अनुजा प्रियदर्शी या त्रिशला? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जामिल। जामिल क्या था? महावीर का दामाद था। क्या था? दामाद था। और अनुजा प्रियदर्शी का क्या था? यह अनुजा प्रियदर्शी का पति था। हाँ, महावीर केवल तीर्थकर था, तो ये 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर भी माना जाता है। कौन सा इनको माना जाता है? तो अंतिम तीर्थकर। अब महावीर प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को हम लोग करते हैं अर्धमगधी भाषा को क्या बोला जाता है? प्राकृत भाषा। और इनका बचपन का नाम क्या था? ये भी याद रखेंगे एक, तो वर्धमान। इनका बचपन का नाम क्या था? याद रखेंगे आप लोग, वर्धमान। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ये शीतोष्ण नहीं है फ्रेंड्स, ये शीतोष्ण है। शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। प्रेरीज, डाउन्स, वेल्ड, स्टेपीज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपीज। इसका राइट आंसर स्टेपीज जो है आपका, वो यूरोप और एशिया में मिला के क्या होते हैं? यूरोप और एक हो गया आपका एशिया। ये दोनों को मिलाने के बाद क्या बोला जाता है? यूरेशिया। ये दोनों में पाया जाता है। कौन सा घास है आपका? स्टेपीज। प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? तो USA कनाडा में। बहुत बार पूछा गया है, USA कनाडा में क्या पाया जाता है? प्रेरीज। डाउन्स कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड कहाँ पाया जाता है? आपका दक्षिण अफ्रीका में, मतलब साउथ अफ्रीका में। वेल्ड पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। और एक आपका बच जाता है सवाना। ये भी याद रखेंगे, सवाना घास का मैदान पाया जाता है आपका पूर्वी अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में। याद रखेंगे, बहुत सारा हो गया इसमें। डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज जो है क्या होता है? एशिया और यूरोप दोनों पाया जाता है, इसलिए यूरेशिया बोला जाता है। प्रेरीज USA और कनाडा में। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? मतलब सबसे मजबूत पेशवा कौन सा था? बालाजी विश्वनाथ, माधवराव, बाजीराव प्रथम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव प्रथम जो था सबसे मजबूत और सबसे बलशाली, कौन सा था? बाजीराव प्रथम। इसने एक बुक लिखा था बाजीराव प्रथम। ये बहुत पूछा गया है
हिंदू पदशाही, हिंदू पदशाही एक बुक लिखे हैं बाजीराव प्रथम। इनसे किसका प्रेम प्रसंग चलता था, उसका नाम था मस्तानी। आप बॉलीवुड सिनेमा में भी देखे होंगे बाजीराव, तो उसमें एक इसे प्रेम प्रसंग के लिए भी फेमस हुआ था, उसका उस लड़की का औरत का नाम था मस्तानी। अब प्रथम पेशवा कौन था, तब बालाजी बाजीराव। प्रथम पेशवा कौन था, ये फर्स्ट पेशवा थे, याद रखेंगे। बालाजी बाजीराव जो थे प्रथम पेशवा थे। अंतिम पेशवा कौन था, अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा क्या था, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, लास्ट। अंतिम पेशवा का मतलब लास्ट जो था बाजीराव द्वितीय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। मतलब आज़ाद हिंद फौज का 3 अधिकारी था, कितना अधिकारी था याद रखेंगे, 3 अधिकारी था। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 3 अधिकारी था। उस पर एक मुकदमा चल रहा था लाल किला में, जो अभी भारत के नई दिल्ली में लाल किला है, वहाँ पर उन पर क्या चल रहा था, केस चल रहा था। तो उसके पक्ष में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में कौन केस लड़ा, सर तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, M.A. जिन्ना या C.R. दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सर तेज बहादुर सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू। और ये कब चल रहा था केस, 1945 ईस्वी में। कब चला था, तो 1945 ईस्वी में। और कौन उनका साथ दिया था, सर तेज बहादुर सप्रू, ये वकील के तौर पर लड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था। भारत को जब आज़ादी दिया गया था तो क्या कर रहा है कि वो जो पेपर था कब हुआ था, अधिनियम कब पारित किया गया, अगस्त 1946, जुलाई 1947, जनवरी 1947 या अगस्त 1947। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जुलाई 1947 में क्या था कि वो भारत अधिनियम, मतलब वो स्वतंत्रता अधिनियम क्या हो गया था, पारित हो गया था ब्रिटेन से। उस समय राजा कौन था जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो जॉर्ज सस्टम था। और उस समय PM कौन था, क्लीमेंट इटली, याद रखेंगे, क्लीमेंट इटली। और क्लीमेंट इटली ये कौन से पार्टी का था, ये भी याद रखेंगे आप लोग, लेबर पार्टी का। ये कौन पार्टी का था, तो लेबर पार्टी का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। औरंगजेब, अकबर, शाह आलम द्वितीय या फर्रुखसियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्रुखसियर। ये क्या था, अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए एक खास फरमान सुनाया था। कब, तो 1700, याद रखेंगे, 1717 में। 1717 में एक फरमान दिया था। इनको क्या बोला जाता है, घृणित कायर भी बोला जाता है। फर्रुखसियर को क्या बोला जाता है, इनको किसी चीज बुलाया जाता था, घृणित कायर। अब फरमान का नाम क्या था, किस फरमान क्या बोला जाता था, निशान नाम था। फरमान का क्या नाम था, निशान। आप लोग याद रखेंगे, फरमान का नाम था निशान। इनको घृणित कायर भी बुलाया जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच पंचशील पर आधारित संधि किस वर्ष हुई थी। मतलब भारत चीन के बीच जो पंचशील पर संधि हुआ था वो कब हुआ था, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी या 1944 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1954 ईस्वी। सॉरी, ये ऑप्शन ही गलत हो गया, लास्ट का थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। 44 नहीं, 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में क्या हुआ था, 29 मई 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था। उस समय किस पर बात, किस मुद्दे को लेकर हुआ था, तो तिब्बत के मुद्दे पर 1954 में हुआ था। क्या किया चीन ने 1962 में, किसमें, तो 1962 में क्या किए थे, वो पंचशील समझौता को तोड़ के भारत पे आक्रमण कर दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को एक देवता मानने लगा किस युग में, हर्ष के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में क्या था, गौतम बुद्ध को एक देवता का उपाधि मिला, देवता लोग मानने लगा था। और ये किस कनिष्क कौन सा शाखा को मानता था, तो ये महायान शाखा को मानता था। बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानते थे। अब बौद्ध धर्म का चौथी संगीति जो हुआ था, चौथी संगीति भी कुंडल वन
कुंडल 1 कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। कुंडल 1 इसी के समय हुआ था, कनिष्क के समय ही चौथा जो संगीति हुआ था बौद्ध धर्म का, कुंडल 1 जम्मू कश्मीर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के करोड़ में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन से हैं? पृथ्वी का करोड़ में पाए जाने सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? बॉक्साइड आयरन, कोबाल्ट एल्युमिनियम, कॉपर जिंक या निकेल फेरस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? निकेल और फेरस जो है पृथ्वी के करोड़ में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। पृथ्वी का मुख्यतः आंतरिक भाग कितने भागों में बांटा गया था? आप लोग ये भी याद रखेंगे, 3 भाग में। पहला भाग है आपका सियाल, दूसरा भाग है सीमा और तीसरा भाग है आपका नीफे। ये 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? तो 3 भाग में, सियाल, सीमा, नीफे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, भार बढ़ जाता है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से बाहर रहित हो जाता है। मतलब भार, यहाँ पे बाहर लिखा गया, सॉरी यहाँ में स्प्रिंट हो गया, भार रहित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भार घट जाता है, क्योंकि भार का आप लोग जानते होंगे मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के कंपेयर में वहाँ 1/6 भाग होता है चंद्रमा पे। तो अगर जो आदमी यहाँ पे 60 kg का है तो 1/6 भाग करेंगे तो वहाँ पे उसका पृथ्वी पर चंद्रमा पर वजन उस आदमी का कितना हो जाएगा? तो 10 kg। कितना हो जाएगा? 10 kg। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि जोड़ता है। मलक्का जल संधि किसको जोड़ता है? तो लाल सागर भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर लाल सागर को, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, चीन महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। सॉरी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ये रॉन्ग लिखा गया है। चीन सागर नहीं, यहाँ पे होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है कौन किसको जोड़ता है? मलक्का जल संधि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? एशियन गेम्स का मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन था? तो ऑप्शन है आपका जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने कब किया था? तो 1951 में। कब से कब चला था? 4 मार्च से 11 मार्च तक, 4 मार्च से 11 मार्च तक चला था। अब भारत दूसरा बार फिर कब किया था एशियन गेम्स का मेजबानी? तो 1982 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाशीकरण क्या होता है? दूध के किण्वन होता है, दूध के आसवन से, दूध का निर्जलीकरण या दुग्ध को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? पाशीकरण। पाशीकरण का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पास्चर। कोई इसका नाम भी था, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा हुआ है, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने पाशीकरण का क्रिया दिया था। पाशीकरण क्या होता है? पाशीकरण होता है ये आपका 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करने पर अचानक 12 से 13 डिग्री, मतलब 13 डिग्री तक अगर ठंडा कर दिया जाएगा दूध को तो उसको पाशीकरण की क्रिया कहता है। इसमें क्या आता है? दूध को लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नृत्य करते हुए नारी की कसम कांस्य मूर्ति, सॉरी कसम नहीं होगा यहाँ पे, कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या नारी की कांस्य मूर्ति मिली है, मतलब कांसा की मूर्ति जो है वो डांस करते हुए, नाचते हुए। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? यही मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा एरिया था इसी का, सबसे बड़ा एरिया था मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को, सॉरी सिंधी भाषा में कहा जाता था मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये बहुत बार पूछा गया है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रोहिंग्या शरणार्थी मूल रूप से किस देश का है? मतलब रोहिंग्या शरणार्थी जो थे अभी बहुत चर्चे में थे 2021-22 में, ये किस देश का है? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये म्यांमार के सब मुस्लिम हैं।
मुस्लिम धर्म के रहने वाले लोग हैं। और ये सब रोहिंग्या, इनको रोहिंग्या के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पोखरण 2 का परीक्षण कब किया गया था? पोखरण 2, पोखरण 1 भी किया गया था। पोखरण 2 कब किया गया? 1998, 1999, 2000, 1974। तो पोखरण 2 का कब किया गया था? 1998। अब